हेलो गाइस। मैं दुबे सर जो आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। ये सेकंड टॉपिक स्टार्ट होने जा रही है, तो ये ध्यान रखना आज का जो टॉपिक है हमारी क्लासेस में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ओके, यानी एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में किस प्रकार ब्रिटिश ने जो आए थे व्यापारी करने के लिए वह इंडिया को हमारा कॉलोनीज में कन्वर्ट कर दिए और किस प्रकार यहां से इंडियन कल्चर को हम लोग डिस्ट्रॉय किए, ये हम लोग जानेंगे। तो ध्यान रखना आज की जो टॉपिक है ये एकदम से एक कहा जा सकता है, जब तक इसके बेटर को समझोगे नहीं, बेटर तरीके से आप इस टॉपिक को एनालिसिस नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो आगे चलकर आपका काफी प्रॉब्लम होगा। वही होगा कि आपको रटना पड़ जाएगा। और ये जो क्लासेस है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आज हम लोग इस चैनल पर आपका है 11 जेपीएससी का जो टारगेट बैच प्रारंभ किए हुए हैं हम सभी। ओके, तो उसी का एक टॉपिक है और ये हम चाहते हैं कि सभी कोई इस टॉपिक को अपना है गौरपूर्वक ध्यान से अपने हमारा स्टडी कीजिए और स्वयं का नोट्स रेडी कीजिए, क्योंकि मार्केट से नोट्स खरीद करके परचेज करके आपको स्टडी करने से कोई बेनिफिट नहीं है। सेल्फ स्टडी करके हमारी क्लासेस को हमारा एंजॉय करके ओके बुक रीडिंग डालिए और नोट्स अपना खुद तैयार कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग सेक्शन देखते हैं आज की जो टॉपिक है। लेकिन इसके पहले हम लोग है कौन सा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में स्टडी कर चुके हैं। जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री है तो ध्यान रखना मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ मॉडर्न कहने से नहीं होता है। ओके, आखिर मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा डेट आपका था 1707 से लेकर है 1947, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब होता है कि 1947 के बाद कुछ टॉपिक्स आपको है ज्योग्राफी में भी स्टडी करना है, भारत के नेवर कंट्रीज के बारे में, तो वहां ज्योग्राफी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने इसके अंतर्गत सबसे पहला है मुगल साम्राज्य। ये जो मुगल साम्राज्य हो गया, ओके, यहां से हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन ये मुगल साम्राज्य जो हमारी इतनी शक्तिशाली थी फिर भी यह ब्रिटिश के चुंगल में क्यों फंस गया, तो हम लोग जानते हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत। अब हमारा एक टॉपिक जो हम लोग अभी तक स्टडी कर चुके हैं वो एक टॉपिक है यूरोपियन कंपनी। ये यूरोपियन कंपनी। ओके, तो यहां से कौन कौन सा टॉपिक स्टडी किए हुए हैं एक बार हम आपको है सिस्टमैटिक ढंग से आपको है ब्रीफली यहां से बता दे रहे हैं। फर्स्ट आपका होता है यूरोपियन कंपनी में, जिसे हम लोग पुर्तगाल कहते हैं। पुर्तगाल जो 1498 ईस्वी में आया था, तो हम सभी यहां पर स्टडी कर चुके हैं और ये हम चाहते हैं कि जो भी टॉपिक मान लीजिए इस टॉपिक से आप वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके इसके पहले वाले जो टॉपिक है उसको भी आप कंप्लीट कीजिए। ओके, तो हमारा पुर्तगाल हो गया, फिर इसके बाद हमारा अंग्रेज हो चुका है, यानी ब्रिटिश की कंपनी हो गई है। ओके, डच हो गया, डेनिश हो चुकी है कंपनी में, फ्रांसीसी कंपनी आपका हो गया। ओके, और एक आपका रहेगा जो स्वीडिश, ये सभी ध्यान रखिएगा इस तरह से। ओके, तो ये जो हमारे पुर्तगाली कंपनी आई थी 1498 ईस्वी में, ये ब्रिटिश कंपनी 1600 एडी में आई थी। ओके, अब डच कंपनी 1602 ईस्वी में एडी में, अब यहां से 1616 में ये एडी हो गया, 1664 में यहां एडी हो गया। ओके, और 1731 में जिसे हम लोग कहते हैं स्वीडिश कंपनी। ये सभी आपकी क्लासेस है, यहां क्लास कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट है। ओके, ये कंप्लीट है, ध्यान रखना क्लास कंप्लीट हो गया। और जो भी आप हमारा है इस टॉपिक वाइज ध्यान रखिए, इस चैनल पर टॉपिक वाइज आपका है टॉपिक वाइज क्विज भी स्टार्ट है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि टॉपिक वाइज क्विज में जरूर पार्टिसिपेट लीजिए। अभी आपका है टीटीएस में ये ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, और एक होता है एमडब्ल्यूएफ। एमडब्ल्यूएफ में 3:30 से आपकी है, ध्यान रखना 3:30 PM से आपका ज्योग्राफी का ओके टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया, और टीटीएस में आपका रहेगा हिस्ट्री का टॉपिक वाइज रहेगा। ओके, तो इसीलिए चाहते हैं यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहते हो तो इस क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए, और ये दोनों हो जाएगा, ये लाइव क्लासेस होगा। ओके, यानी लाइव क्लासेस के माध्यम से आपसे एक क्विज कराया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हम लोग करेंगे, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होगा। और जब तक आपके अंदर हमारा हर टॉपिक को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा तो क्या एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इसलिए ध्यान रखिएगा,
आप यदि सही में रिजल्ट लेना चाहते हो, एग्जाम पहले अटेम्प्ट में कंप्लीट करना चाहते हो, तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने जीवन को हमारे आगे बढ़ाइए। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी ये सभी टॉपिक हमारा क्लासेस में हो चुका है बाबू। अब आपका रहेगा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। लेकिन जब हमारा इंडिया जब हमारा ब्रिटिश कंपनी आई, तो ब्रिटिश कंपनी का आने का मेन नेचर क्या था हम सभी देखते हैं। तो ये ब्रिटिश कंपनी 1600, ध्यान रखना, ये जो ब्रिटिश कंपनी है ये भारत में आई थी, क्लियर, 1600 ईस्वी में यानी एडी में आई थी। इसका काम था, सिर्फ एक ही काम था, ओनली फॉर ट्रेड, व्यापार करना। ओके, यानी व्यापार का माध्यम से इसको प्रॉफिट करना था, ये प्रॉफिट करना था। तो प्रॉफिट के साथ साथ ये हमारा है, उन्होंने किस प्रकार भारतीय एरिया को कंट्रोल किया और एक कॉलोनीज की स्थापना की, हम लोग इसी टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे। और जो जो ये आप देख रहे हो ना, तो कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी यहां पर जानते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हो बंगाल में हम जानेंगे कि आखिर बंगाल का फोकस, कोई भी भारत में कंपनी आती थी सबसे पहला उसका होता था किस प्रकार बंगाल में अपनी अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए, वहां पर फोर्ट का हमारा एस्टेब्लिशमेंट करें। आखिर मेन रीजन क्या है, बंगाल। ओके, तो बंगाल के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। सेकंड आपका होता है मैसूर जानते हो, ये साउथ इंडिया का पार्ट है। ओके, तो मैसूर में आपका दो नाम है, आपका जिक्र होता है, एक हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो मैसूर, एंग्लो मैसूर वार आखिर क्या है, आखिर हमारा मैसूर के जो भी राजा थे, क्लियर, जैसे टीपू सुल्तान, हैदर अली, आखिर ब्रिटिश से क्यों हमारा परास्त हुए, यहां पर हम लोग देखेंगे। ओके, इसके बाद हमारा मराठा का नाम तो सभी जानते हो। मराठा का जैसे ही हमारा जिक्र होगा, एक व्यक्ति का नाम जिक्र होगा, शिवाजी, जो मराठा साम्राज्य के फाउंडर कहे जाते हैं। शिवाजी हमारा कम उम्र में कैसे हमारा यानी मुगल साम्राज्य औरंगजेब के शक्ति को चुनौती देने वाले हैं। और ये देखेंगे कि हमारा किस प्रकार यानी कम हाइट होने के पश्चात भी हमारा जो 7 फुट का हमारा एक था, जो बहादुर शाह का आपका सेनापति कमांडर इन चीफ था, अफजल खां की किस प्रकार डेथ किया गया। तो हम लोग काफी सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करेंगे, और टॉपिक ही नहीं, हम सभी स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, स्टोरी के साथ, ताकि आपके माइंड में जिस समय स्टोरी बैठ गया तो ये टॉपिक कभी नहीं भूलोगे आप। ओके, फोर्थ में हम सभी देख लेते हैं पंजाब में आता है आपका गुरु नानक जी का, सिख धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारे गुरु नानक जी हो गए, राजा रंजीत सिंह हो गए। तो रंजीत सिंह किस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दिए थे कि अंग्रेजों का हिम्मत नहीं था कि रंजीत सिंह के खिलाफ कोई युद्ध करें। लेकिन रंजीत सिंह इतने शक्तिशाली होने के पश्चात आखिर हमारा इनका डेथ होने के बाद अचानक है सिख साम्राज्य हमारा कैसे बिखर गया। ओके, हम लोग यहां पर जानेंगे, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है अवध, जो उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश है, जिसे हम दोआबों का क्षेत्र कहते थे। भारत में उस समय कहा जा सकता है सबसे अधिक एग्रीकल्चर होता था वो अवध से होता था। तो चलिए हम लोग जानेंगे, अवध के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। और एक होता है जैसा सिख है ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी, आखिर ब्रिटिश के द्वारा कौन सी पॉलिसी अपनाई गई थी जो ये सभी ब्रिटिश के चुंगल में फंसते चले गए। तो हमारा ये कहा जाता है कि रिंग फेंस पॉलिसी, जिससे हम लोग कहते हैं घेरे की नीति। ओके, आखिर घेरे की नीति क्या है, ब्रिटिश रिंग पॉलिसी क्या होता है, हम वहां पर स्टडी करेंगे। और सेकंड आपका होता है, ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग कहते हैं सहायक संधि, सब्सिडी अलायंस। ओके, सहायक संधि क्या होती है। ओके, और थर्ड हमारा होता है जिसको डॉक्ट्रिन और प्लेब्स, व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं। तो तीन हमारा जो पॉलिसी था, ये तीन पॉलिसी के कारण, ध्यान रखिएगा, ये 3 जो पॉलिसी होगा, इसी के कारण पूरा हमारा ब्रिटिश ने भारतीयों को कंट्रोल किया। ये खास करके आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। ओके, ये रिंग फेंस पॉलिसी हो गया, तो ये आपका हो गया सब्सिडी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इस टॉपिक को आप तो स्टडी करो ही इस क्लास पे, और एक बुक अपने पास जरूर रखिएगा, जिसको हो सके तो 2 बुक में से कोई भी
चूज कर सकते हो। इस एक होता है स्पेक्ट्रम की बुक होती है, ओके, और दूसरा होता है BL ग्रोवर जिसे हम लोग कहते हैं। आपको जो चूज करना है उसको चूज कर लेना, और जो टॉपिक हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं उसी टॉपिक को एक बार वहां पर भी स्टडी करके नोट्स आप रेडी करना स्टार्ट कीजिए, ओके। और हमारी जो क्लासेस होगी, क्लियर, पीटी और मेंस दोनों के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं, कई हमारे होते हैं कि सिर्फ पीटी कंप्लीट कर लेते हैं और सोचते हैं कि अरे हमारा पीटी क्लियर तो कर लिए, नहीं, बल्कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या होता है कि इंटरव्यू क्लियर करके मेरिट लिस्ट में आना होता है सिविल सर्विस में, ओके। और हमारे द्वारा जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी वो पीटी के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, और जो कैंडिडेट है दोनों आपके हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं कि एक ही साथ, वो भी आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी, ओके। तो अब रेडी हो जाइए अपने टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को स्टडी करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी चलते हैं, तो एक आता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल। यानी हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, बंगाल से स्टार्ट करते हैं। लेकिन बंगाल के बारे में स्टडी जब हम लोग करते हैं तो दो सेक्शन आता है कि आखिर भारत का उस समय का सिचुएशन क्या था। यानी हमारा ये जो कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ये कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं, ब्रिटिश या कोई भी ब्रिटिश ही नहीं, यूरोपियन कंपनी। तो ये इंडिया का मैप हो गया, ये इंडिया हो गया आपका। तो 17वीं सेंचुरी में, यानी हमारा 17वीं शताब्दी, यानी एक तरह से कहा जाए भारत में उस समय को किसका साम्राज्य था, ये मुगल साम्राज्य था, ये मुगल वंश था। मुगल डायनेस्टी की हम बातें करते हैं, मुगल एम्पायर की बातें हम लोग करते हैं। तो एक हमारा है, यानी काफी शक्तिशाली हमारे थे। जैसे मुगल साम्राज्य की एक टॉपिक होता है बाबर, यानी हमारा कौन सा, बाबर हो गया। बाबर के बाद आपका क्या होगा, हुमायूं होंगे, ओके। हुमायूं के बाद कौन हो गया, अकबर हो गया। अकबर के बाद यहां से हम लोग स्टडी करते हैं जिसको कहते हैं जहांगीर। जहांगीर के बाद आपका रहेगा शाहजहां, ओके। और इसके बाद आपका होता है औरंगजेब होता है। तो ये ध्यान रखना, औरंगजेब, औरंगजेब हो गया। यानी 1526 से यानी 1707 तक ये 1 2 3 4 5 6 यानी 6 राजा मिलकर शासन करते हैं, ओके। इसके समय कोई भी हमारा फैक्ट्री जो यूरोपियन कंपनी आई वो हमारा डायरेक्ट रूप से हमारा किसी भी साम्राज्य के ऊपर अटैक नहीं करते थे। लेकिन आखिर रीजन क्या था, यानी 17वीं यानी 17वीं सेंचुरी में जो इंडिया है ये काफी स्ट्रांग था। यानी सिर्फ हर कंपनी को यदि एक फैक्ट्री भी, यदि फोर्ट, किला भी एस्टेब्लिशमेंट करना होगा तो मुगल साम्राज्य के परमिशन से होता था, ये ध्यान रखना। यानी अब है जैसे आपका ब्रिटिश, ब्रिटिश के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो ये ब्रिटिश किसके शासनकाल में वो भारत आया था, तो ये आपका रहेगा जैसे 1600। तो उस समय हमारा कौन था, अकबर था। अकबर का डेथ हुआ था 1605 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ब्रिटिश के समय हमारा कौन था, अकबर था। तो अकबर के बारे में आप सभी जानते हो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा था, ओके। फिर इसके बाद आपका है जहांगीर आ गया। तो जहांगीर के शासनकाल में 1608 में और 1615 में ये दो आपके होते हैं, ओके, जो आते हैं व्यापार करने के लिए। और इस प्रकार 1608 ईस्वी में हमारा है कौन, तो ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हो जाती है। यदि क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश कंपनी ने पहली जो फैक्ट्री सूरत में लगाई थी जो अंशक से असफल हो गया था, किसके शासनकाल में लगाई थी, जहांगीर, ओके। और इसके औरंगजेब के बाद ध्यान रखिएगा, एक हमारा शक्तिशाली नहीं बल्कि सबसे कमजोर शासक होता है अभी तक का मुगल का, जिसे हम लोग कहते हैं बहादुर शाह, ओके, जिसको हम मुअज्जम के नाम से जानते थे, ये मुअज्जम हो गए। तो इसके बाद हमारा ब्रिटिश ने देख लिया कि अब हमारी शक्तियों को चुनौती देने वाला भारत में कोई शक्तिशाली राजा नहीं है, तो क्यों नहीं भारतीय राजाओं के ऊपर अब हम लोग क्या किया जाए, तो अपना साम्राज्य स्थापित किया जाए। और भारतीय राजा इतने शक्तिशाली, ब्रिटिश की चुनौतियों को तो सामना कर सकते थे, लेकिन हम लोग हमेशा परास्त हुए हैं, क्योंकि हमारे यानी इस देश के अंदर जब हम लोग कहते हैं 17वीं 18वीं सेंचुरी के समय भारत में यूनिटी नहीं था। यानी एक भारतीय राजा दूसरे राजा के प्रति षड्यंत्र रचते थे, कभी पुर्तगाली से सपोर्ट लिए, कभी फ्रांसीसी से सपोर्ट लिए, कभी ब्रिटिश से सपोर्ट लिए। तो इस कारण वो अपनी शक्ति को समाप्त करते चले गए, ओके। तो हम लोग ने यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग एंड
यूनिफाइड रूल अंडर द मुगल, यानी मुगल के अधिक मजबूत और एकीकृत शासन उस समय का था। लेकिन जब यहां पर आते हैं तो मुगल साम्राज्य का पतन और छोटे छोटे राज्यों का उदय हो चुका था। ओके, द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड राइज ऑफ ए स्मॉल स्टेट, यानी हमारा यहां से देखेंगे आगे चलकर ये बंगाल, जो भारत के जो भी हम अभी नाम लिए हैं जैसे बंगाल, अवध, मैसूर, ये सभी मुगल के कंट्रोल में थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का डेथ होता है, धीरे धीरे ये आपका है जो प्रांत प्रोविंसी थे वो स्टेट में कन्वर्ट होते चले गए और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बन गए। ओके, तो इस प्रकार हम सभी देखते हैं। तो अब आपका है तो मेन होता है लैक ऑफ पावरफुल एंड सेंट्रलाइज पावर, यानी हमारे भारत के सेंट्रल में कोई भी ऐसा सुपर पावर नहीं था जो भारत को कंट्रोल कर सके। ओके, तो इस प्रकार भारतीय लोगों के समय हमारा ये पूरा अलग हो गया। तो हम लोगों ने एक मैप देखते हैं यहां से, ये जैसे आपका है ये मैप हो गया इंडिया का, तो एक साउथ हो गया और एक कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो साउथ और नॉर्थ के अंतर्गत कौन कौन से हमारे शासन रहते हैं, तो सबसे पहला साउथ इंडिया, हैदराबाद, बंगाल, कर्नाटक, मैसूर। ओके, इस समय जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्थ इंडिया, मराठा, पंजाब, राजपूताना, रुहेलखंड, अवध। ओके, लगभग कितने हमारे शासन हो गए, 9 शासन हो गए। तो हम लोग देखिए, एक हम लोगों ने फ्रांसीसी में जब पढ़े थे, फ्रांस में हम लोग पढ़े थे कर्नाटक, कौन सा होता है, कर्नाटक का वार होता है। तो कर्नाटक जो वार होता है एक्चुअली में ये कर्नाटक देख रहे हो ना, और ये हैदराबाद देखो, दोनों के आपस में हमारा मतभेद होने के कारण ओके, ये दोनों हमारा कभी किसी से ब्रिटिश से सपोर्ट लेते हैं, कभी फ्रांसीसी से सपोर्ट लेते हैं, जिसके कारण इसका हमारा साम्राज्य तहस नहस हो गया था, आपस में लड़कर कट मरकर समाप्त हो गए। और यहां पर कौन आ गया, ब्रिटिश साम्राज्य आ गया। ओके, मराठा के बारे में आप जानते हो, महाराष्ट्र, ये कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। पंजाब तो जानते ही होंगे, राजपूताना राजस्थान हो गया, रुहेलखंड यूपी हो गया, ये आपका हो गया अवध हो गया। ओके, तो टोटल यानी हमारा लैक ऑफ पावरफुल सेंट्रलाइज की कमी के कारण, यानी कोई भी केंद्र में शक्तिशाली शासन नहीं था, इसीलिए ये सभी स्वतंत्र एक हमारा क्या बन गए, राज्य बन जाते हैं, स्टेट बन जाते हैं। ध्यान रखना, एक एक करके हम सभी इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आज का हमारा ये जैसे ये फिगर है, ओके, देखिए ये फिगर में जैसे हम लोग, आप देखिए, ओके, एक तो हम अभी ने कहा, पहले हम कर्नाटक के बारे में यहां से डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, कर्नाटक। जब यहां पर हम लोग देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है मैसूर। मैसूर कौन जगह, हैदर अली। जब हैदर अली के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ओके, यहां पर हैदर अली हो गया मैसूर का। फिर कर्नाटक में हम लोग स्टडी करते हैं सादुतुल्ला खां। ओके, ध्यान रखिए, ये स्वतंत्र मैसूर का स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो हैदर अली हो गया। कर्नाटक का सादुतुल्ला हो गया। और ये जो आपका है निजाम कहा जाता है हैदराबाद ना, तो निजाम, निजाम के बारे में स्टडी करते हैं, कौन होता है, निजाम उल मुल्क। ओके, ये सभी जो एग्जाम में क्वेश्चन काफी एराइज हो जाता है, आपको है इसको याद करना होगा, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, जिसको हम लोग निजाम उल मुल्क, जिसे हम चिनक्लिस खां के नाम से जानते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया था, औरंगजेब के द्वारा दिया गया उपाधि था चिनक्लिस खां। उसका निजाम उल मुल्क आसफ शाह के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ये ध्यान रखना। तो हैदर अली कौन हो गया, मैसूर हो गया। ओके, हैदर अली मैसूर हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं निजाम। निजाम कहां के हो जाएंगे, हैदराबाद के निजाम हो गए, जिसको चिनक्लिस खां के इतिहास में काफी फेमस है, चिनक्लिस का हो गया। फिर कर्नाटक में क्या होना हो गया, सादुतुल्ला, ये आपका हो जाएगा सादुतुल्ला खां हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम सभी पढ़ते हैं मराठा। ये जो मराठा हो गया उसको शिवाजी और पेशवा के बारे में यहां डिस्कशन करेंगे। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में डिस्कशन करेंगे। रुहेलखंड जो यूपी के पार्ट है, बीर दाऊद और अली मोहम्मद खां के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। और अवध होता है शहादत खां, और बंगाल में होता है मुर्शीद कुली खां। आज की जो टॉपिक स्टार्ट होगा यही बंगाल से स्टार्ट होगा। तो पहले क्या करना है, इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि कौन कौन सा सेक्शन होगा। ओके,
तो अब आप लोग है एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा। कर्नाटक के सादुतुल्ला खां और मैसूर के हैदर अली। फिर आप निजाम हो गया, हैदराबाद हो गया, जिससे हम निजाम उल मुल्क आसफ शाह चिनकिलिस खां के नाम से हम लोग जानते हैं। ये उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो औरंगजेब के द्वारा दिया गया। पहले साउथ कंप्लीट कीजिए, फिर आप चलिएगा नॉर्थ, क्योंकि साउथ से हमारा काफी क्वेश्चन एराइज हो जाता है। ओके, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अब देखिए यहां पर आपके लिए सुटेबल, ताकि आपको है हर सेक्शन है याद रहेगा। अवध सादत खां, हैदराबाद चिनकिलिस खां, रुहेलखंड बीर दाऊद, बंगाल मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक सादुतुल्ला खां, भरतपुर जाटरा चूड़ामर बदन सिंह, राजपूताना अजीत सिंह, सिख बंदा सिंह बहादुर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैसूर हैदर अली, त्रावणकोर का हो गया मार्तंड वर्मा, अहोम रुद्र सिंह से पेशवा, और मराठा हो गया बालाजी विश्वनाथ, जिसको हम लोग एक तरह से कहा जा सकता है कि शिवाजी के बाद हमारा है बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय संस्थापक के नाम से जानते हैं। तो ये किससे संबंधित है ये आपके एग्जाम में रहेगा, लेकिन ये ईयर के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस ये नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ओके, इस प्रकार हम सभी ने देखा इसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक आया। वही अब इंग्लिश में हो गया, अवध सादत खां, हैदराबाद चिनकिलिस खां। ओके, इस प्रकार आपको एक बार देख लेना है सिस्टमेटिक ढंग से। ओके, और हाँ हमें ये ध्यान रखिएगा ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ईयर आपका इंपॉर्टेंट रहेगा तो मॉडर्न हिस्ट्री का। ओके, कब? तो 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना के बाद आपका है ईयर इंपॉर्टेंट था। उसके पहले ईयर आप यदि मान लीजिए भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सिर्फ याद करना है किसके द्वारा इस कंपनी ये स्थापना किया गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंगाल। बंगाल के बारे में स्टडी करते हैं तो बंगाल का पोजीशन कहां पर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं एक पॉइंट है बंगाल। तो बंगाल जो आपका है, तो ध्यान रखिए ये जो बंगाल आया ये इंडिया का मैप हो गया, और यहां से हम लोग पढ़ते हैं तो ये कौन सा है? ये पूरा बंगाल हो जाता है, और इस साइड में आता है बे ऑफ बंगाल, याद रखना, जिससे हम लोग है बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ये आपका हो गया बंगाल की खाड़ी हो गया। ओके, इस प्रकार तो हमारा ये बंगाल की खाड़ी के किनारे है। तो देखिए बंगाल में जैसे सबसे पहला मुगल प्रोविंसी यानी ये मुगल प्रांत था। तो प्रांत का मतलब क्या होता है? जैसे सूबा, ध्यान रखिए जो भी हमारा मुगल साम्राज्य थे, जैसे औरंगजेब हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर होगा, इनके अंतर्गत कई सूबों में विभाजित था, वो कई प्रांत प्रोविंसी में डिवाइड था, और उसी प्रांत में से एक प्रांत आता है बंगाल आता है। तो ये पहले जो बंगाल इंडिपेंडेंट नहीं था, ये किसी न किसी हमारा मुगल के कंट्रोल में था। तो मुगल क्या करते थे? तो अपने द्वारा यानी मुगल एम्पायर के द्वारा है हमारा किसी भी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट होता था कि जाइए बंगाल का कंट्रोल आप कीजिएगा, यानी मुगल का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आप बंगाल में जाइए और बंगाल को कंट्रोल कीजिए। ओके, तो अब हम लोग यहां से देखते हैं तो एक आता है सबसे हमारा है बादशाह और एम्पायर औरंगजेब के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका औरंगजेब हो गया जो 1658 से लेकर 1707 लगभग अप्रॉक्स मान के लिए 50 इयर्स तक हमारे भारत पर इसका अधिकार जमा रहा। तो आप सोचिएगा बिना शक्तिशाली हुए क्या भारत में आपका कंट्रोल कर सकते हो? जबकि हमारे आपके आसपास ये चाहते हैं आप कब कमजोर पड़ो हम आपके ऊपर अटैक पड़े और आपको समाप्त करेंगे। लेकिन ये औरंगजेब था जो अपनी शक्ति को बरकरार रखा। यही औरंगजेब है जो पूरे भारत को, ध्यान के पूरे भारत का इसका टारगेट था भारत को दारुल इस्लाम बनाना। तो दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा यहां जब जिक्र किए हैं तो एक समझ लेंगे, ये दारुल इस्लाम हो गया। दारुल इस्लाम का मतलब होता है कि यानी हमारे भारत को पूरी तरह से ये हिंदू जो हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देना बाबू? इसको मुसलमान में यानी मुस्लिम वर्ग में कन्वर्ट कर देना। इसी को हम लोग टर्म को कहते हैं दारुल इस्लाम कहते हैं। ये एक उर्दू वर्ड होता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो यही मुगल के समय हमारा सबसे पहला इसके अंतर्गत 2 पोस्ट आते हैं। पोस्ट तो कई थे लेकिन हम लोग बंगाल पढ़ रहे हैं तो बंगाल में सबसे अधिक 2 पोस्ट की चर्चा होती है। एक सूबेदार होता है और एक दीवान होता है। देखिए सूबेदार, ध्यान का हवलदार, ये ध्यान दार आया ना,
ये सूबेदार का मतलब वो क्या होता है, यदि मान लीजिए मुगल किसी प्रांत के हमारे किसी प्रांत प्रोविंसी बना रहे हैं तो उसका हेड होते थे सूबेदार, यानी किसी भी प्रांत के हेड यानी प्रोविंस के हेड होते थे सूबेदार होते थे। ये किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता था, ये आपका है बादशाह के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता था, यानी इसको ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ किसको था, बादशाह को था। ओके, तो कई हमारे मुगल है जो अपने बेटे को हमारा कई प्रांत का सूबेदार बनाकर भेज देते थे। क्लियर, तो इसका काम था पूरे मुगल पर सैनिक व्यवस्था करना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अपना नियंत्रण करना। ओके, यहां से एक आता है। और दीवान, दीवान का मतलब होता है कि टैक्स कलेक्शन करना, यानी फाइनेंशियल से संबंधित आपका रहेगा तो आपका दीवान हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू, ध्यान करें, दो पोस्ट आता है सूबेदार और दीवान, क्योंकि जब हम बंगाल मुर्शिद कुली खां पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे इस सूबेदार था, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि सूबेदार आखिर होता क्या है, तो फिर आपका कहीं ना कहीं डाउट आपके अंदर रह गया। और डाउट जो होता है ना, एक दीमक ही होता है, दीमक की तरह होता है, धीरे धीरे आपके नॉलेज को समाप्त करेगा, क्योंकि उस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं होने देगा। ओके, इसीलिए आपके अंदर जो क्वेश्चन एराइज हो रहा है क्यों नहीं हम पहले उसको बता दें, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं सूबेदार। सूबेदार का पोस्ट क्या होता है, यानी द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द प्रोविंस वाज कॉल्ड द सूबेदार, यानी प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूबेदार या निजाम कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा ना बाबू। और निजाम याद करना, ये आप पढ़ोगे कहां, हैदराबाद में आप स्टडी करोगे। ओके, जिसकी नियुक्ति बादशाह के द्वारा, यानी निजाम हु वाज द अपॉइंटेड बाय द एम्पायर, यानी हमारा डायरेक्ट इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बादशाह एम्पायर करेगा। ये ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी ने ये पढ़ा कि औरंगजेब के समय, यानी हमारे औरंगजेब भी नहीं, पहले से ये चली आ रही थी, ये पोस्ट चली आ रही थी, लेकिन औरंगजेब के समय की बातें हैं, बंगाल इंडिपेंडेंट की हो बातें करेंगे तो हमारा दो पोस्ट है, एक सूबेदार और एक दीवान हो गया। तो निश्चित है हम जानते हैं, ये आप टर्म को अच्छी तरह से समझ गए आखिर सूबेदार होता क्या है। तो देखिए सूबेदार का दूसरा पॉइंट क्या है, सूबेदार प्रांत में बादशाह का प्रतिनिधित्व करता था। ओके, द सूबेदार रिप्रेजेंटेड द एम्पायर इन द प्रोविंसी एंड इंप्लीमेंट हिज, ध्यान के ना, अब यहां से इंप्लीमेंट करेगा किसके, बादशाह के फरमान को यहां पर जारी करेगा। सूबेदार अपने प्रांत का सर्वोच्च प्रशासनिक और सैनिक अधिकारी होता था। क्लियर, अब यहां से आपका कोई डाउट यहां से, तो हमें लग रहा है कि आपका टॉपिक समझ गए होंगे कि ये सूबेदार कौन है, सर्वोच्च प्रशासनिक और सैनिक अधिकारी होता है। ओके, सूबेदार की नियुक्ति कौन करता है, हम क्या बोलेंगे, बादशाह होता है। तो सूबेदार है जो प्रांत का सर्वोच्च रहेगा, द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द प्रोविंस वाज कॉल्ड द सूबेदार। याद रहेगा ना बाबू। यहां से एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका फंक्शन क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑफिसर था वो। ओके, जो हमारे पूरे प्रांत को, प्रोविंसी को कंट्रोल करने का काम करता था। हो गया यहां तक। अब इसके अंतर्गत हमारा एक टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं दीवान। दीवान के बारे में देखिए, द दीवान वाज द हेड ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो दीवान हमारे ये जो भी है आपका रहता था, प्रोविंसी यानी प्रांत होता था, उसका फाइनेंशियल हेड किसको कहा गया है, दीवान को कहा जाता था। ओके, दीवान सूबेदार के अधीन होता था, लेकिन दीवान को हमारा ध्यान रखें, यानी प्रांत का हेड कौन हो गया। यदि हम लोग यहां पर आते हैं तो एक टर्म आ जाता है, देखिए एक टर्म आएगा, ये सूबेदार हो गया, सूबेदार हो गया। ओके, इसका अपॉइंटमेंट कौन किया, बादशाह एम्पायर किया, ये बादशाह कर दिया। ओके, अब होता है इसके कंट्रोल के अंतर्गत आपका दीवान होता था, लेकिन दीवान जो होता था ना, ये अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता था, यानी दीवान के सूबेदार के अंतर्गत रहते हुए भी दीवान इंडिपेंडेंट होता था, यानी फाइनेंशियल मुद्दे पर, फाइनेंशियल इश्यूज पर सूबेदार उसको कोई भी एडवाइजर यानी सलाह देने का काम नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई भी हमारा पावर नहीं दिखाएगा। ओके, वित्तीय मामलों में सूबेदार से स्वतंत्र शक्ति या प्राप्ति, द सूबेदार है इंडिपेंडेंट पावर इन फाइनेंशियल मैटर। ये क्लियर हो गया। तो अब बताइएगा, तो यदि मान लीजिए औरंगजेब जिसको हमारा बंगाल का, आप सोचिएगा ये बंगाल है और बंगाल का हमारा बी पर्सन को सूबेदार बना दिया। ओके, और ये हमारा है सी पर्सन को क्या बना दिया,
जिसको हम लोग कहते हैं, इसको बना दिया गया, सी पर्सन को दीवान बना दिया गया, इसको सूबेदार बना गया। और ये बनाया कौन? औरंगजेब बनाया। मेरी बातें समझिएगा, औरंगजेब बना। लेकिन औरंगजेब का डेथ हो गया और इसका पुत्र जो सन हो गया वो काफी कमजोर रह गया, उसको सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं है, वो सिर्फ आपका है हमारा लाल पानी से डूबा हुआ, शराब मौज मस्ती से डूबा हुआ है। ओके, उससे कोई भी हमारा काम नहीं है। तो जैसे ही ये कमजोर होगा तो ये देखेगा, अरे हम तो इसके कंट्रोल में थे, लेकिन खुद ये अपने आप में कंट्रोल नहीं है, इसके सैनिक इसके कंट्रोल में नहीं है, तो हम क्यों कंट्रोल में रहेंगे? तो इसके बाद ये जो बी पर्सन हो गया, ओके, बी प्रांत का, तो आपका सूबेदार क्या होगा? तुरंत इससे अलग हो जाएगा, एक नया प्रांत की घोषणा कर देगा जिसे हम स्वतंत्र बंगाल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वतंत्र बंगाल। यही औरंगजेब का डेथ होने के बाद ही हमारा पूरे भारत में कई छोटे छोटे स्मॉल स्टेट में कन्वर्ट होने लगे। जब कन्वर्ट होने की बातें हो रही है तो आप सोचिएगा, तो यहां पर हमारा गिद्ध दृष्टिकोण रखा हुआ है, ब्रिटिश भी रखा हुआ कि सब कैसे छोटे छोटे एरिया में कन्वर्ट हो और हम इनको कैसे कंट्रोल करें। ध्यान रखना इस बात को। ओके, दो पोस्ट आप भूलिएगा नहीं, आप इसको समझिएगा। और ये ध्यान रखना, हमारी क्लासेस है जो आपको है हमारे हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। आप लोग हमारी क्लासेस है शुरू से स्टार्टिंग से लेकर फाइनल तक देखिए और जरूर लाइक कमेंट्स कीजिए और अपने मित्र को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके कॉन्फिडेंस से यदि आपका मैसेज मिल रहा है, कमेंट्स मिल रहा है, हमारी क्लासेस अच्छे लग रही है, तो हम और आपके लिए अच्छे अच्छे हमारी क्लासेस वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका हमारा हर टॉपिक में नॉलेज बढ़ता जाए, इंक्रीज होता चला जाए। ओके, अब हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग फिर एक क्वेश्चन सेट करेंगे, तो पीटी का अलग करेंगे, मेंस का अलग कर देंगे, ताकि ये समझिएगा यदि यहां से मेंस या पीटी का क्वेश्चन एराइज होता है तो किस प्रकार ये क्वेश्चन एराइज हो जा रहा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। तो बंगाल के अंतर्गत एक व्यक्ति का नाम आता है जिसे हम सब कहते हैं मुर्शीद कुली खां। ध्यान रखिएगा, बंगाल का फर्स्ट नवाब जिसका नाम क्या है? मुर्शीद कुली खां। जब इसके बारे में स्टडी करते हैं तो आप देख रहोगे, ये आपका उनका हमारा ये नेट से लिया गया ये फिगर है, ये इनका कैसा फेस था, क्योंकि एक फेस को इमेज में बैठा लेना है। अरे कैसे हमारा मुर्शीद कुली खां उस समय के लगते थे। तो हमारा ये मुर्शीद कुली खां, तो हमारे दो पोस्ट आया, दीवान और सूबेदार। तो दीवान यानी हमारे 1700 ईस्वी में, यानी एक ध्यान रखिएगा, दो पोस्ट आया, एक दीवान आ गया, एक सूबेदार आ गया। ओके, आप दीवान का मतलब समझ गए, यानी फाइनेंस, यानी टैक्स कलेक्शन करना। ओके, तो 1700 एडी में यानी 1700 ईस्वी में उस समय मुगल बादशाह था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या किया, अपने टाइम पीरियड में इसको बना दिया दीवान। याद रखना, क्या बना दिया? दीवान। ओके, अब इसके बाद जैसे ये दीवान बना तो अपना हमारा धीरे धीरे बंगाल के सिचुएशन को हैंडल करना समझ गया कि कैसे बंगाल के सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। फिर जैसे इसका डेथ होता है, ओके, जैसे हमारा औरंगजेब का 1707 में डेथ हो गया, तब हमारा एक फिर आपका आता है, बहादुर शाह के बाद फिर एक मुगल आते हैं जिसको फर्रुखसियर कहा जाता है। फर्रुखसियर ने इसे क्या बना दिया? सूबेदार। ओके, तो मुर्शीद कुली खां जब यहां पर आ रहे हैं तो मुर्शीद कुली खां ये सूबेदार जो पोस्ट कब बना? 1717 में बना। तो किसके द्वारा बनाया गया था? फर्रुखसियर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया, यानी फर्रुखसियर अपॉइंटमेंट आपका सूबेदार। ये हो जाएगा ना। अब आप सोचिएगा, सूबेदार तो पूरा बंगाल का हेड कौन हो गया? सूबेदार। बंगाल का हेड को अब क्या बोलेंगे? सूबेदार। मान लीजिए अब फर्रुखसियर कमजोर पड़ गया तो हमारा ये अब इंडिपेंडेंट होना चाहेगा कि नहीं होना चाहेगा? ये होना चाहेगा। तो हम लोग जब यहां से देख रहे हैं तो देखिए, बंगाल में सबसे पहला बंगाल में इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि फर्रुखसियर भी हमारा है किसी न किसी के चुंगल में फंसते जा रहे हैं, और फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने वाला अपनी शक्ति के बलबूते नहीं बैठे हैं, बल्कि किसी के द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। ओके, तो उन्होंने उसी के समय ये जो पोस्ट था, सूबेदार पोस्ट था, इसको हेरिडिटरी रूल इन बंगाल में इसको वंशानुगत कर दिया। यानी अब सूबेदार कौन बनेगा? यानी हमारा वंश ही बनेगा। यानी हो सके मुर्शीद कुली खां का बेटा हो, दामाद हो, यानी उसी से संबंध, यानी मुर्शीद कुली खां जिसको बनाना चाहेगा वो बना देगा।
ओके, यानी अब देखिएगा ये किसके चुंगल से ये बाहर निकल गया? बाबू मुगल के चुंगल से ये बाहर निकल गया। लेकिन इसके पास ये काबिलियत था कि उन्होंने कहा कि जब ये हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं बंगाल को, यदि हम शुरू में ही यदि टैक्स नहीं देंगे, क्लियर, तो मुगल को, तो ये मुगल क्या करेगा कि हमारे खिलाफ हो सके पूरा सेना भेज दे युद्ध करने के लिए। तो शुरू में उन्होंने कहा हम भले इंडिपेंडेंट है लेकिन हम आपके कंट्रोल में ही रहेंगे, ओके, और हम आपको टैक्स देते रहेंगे, जब आपकी आवश्यकता रहेगी हम आपको सोल्जर्स प्रोवाइड करेंगे, टैक्स प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो मुगलों ने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, हम आपको मान लेते हैं, ओके। इसके बाद क्या हुआ तो ध्यान रखिएगा, तो ये हम सभी ने देखा कि मुर्शीद कुली खां, यदि क्वेश्चन आएगा कि हमारा एक इंडिपेंडेंट हमारा नवाब बंगाल का सबसे पहला कौन बना? मुर्शीद कुली खां बना, या ध्यान रखना। और मुर्शीद कुली खां के बाद कौन कौन से व्यक्ति गद्दी पर बैठते हैं? ये पूरे बंगाल का, यानी हमारा सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए मुर्शीद कुली खां, ये ध्यान रखना, इसलिए बता दे रहे हैं तो आपकी माइंड में कोई डाउट न रहे, ओके। तो मुर्शीद कुली खां हो गया, फिर हमारा एक हो गया सुजाउद्दीन। इसके बाद मुर्शीद कुली खां के बाद गद्दी पर कौन बैठा? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद कौन बैठा? सरफराज खां हो गया। सरफराज खां के बाद कौन बैठेगा? अलीवर्दी खां। ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में एक वार होगा गद्दी को लेकर, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं गिरिया का युद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? गिरिया का युद्ध कहते हैं, ये ध्यान रखना। हम लोग पढ़े सिराजुद्दौला, इसी के समय, इसी के टाइम पीरियड में हमारा एक युद्ध हुआ था जिसे हम पलासी का युद्ध कहते हैं, द बैटल ऑफ पलासी। जो सिराज हो गया ना, ये सिराज के समय हमारा कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखना, ओके। इस सभी के बारे में पढ़ते हैं, तो एक आप जरूर है उस कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा, प्लासी, जो द बैटल ऑफ प्लासी होता किस रिवर के किनारे? ये रिवर आपसे हमारा क्वेश्चन है। सही में थोड़ा सा भी आप स्टडी किए हो तो निश्चित यहां पर आप आंसर प्रोवाइड कर सकते हो। और देखें प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, ओके। अब फिर इसके बाद मीर जाफर, तो मीर जाफर इसी का देखिए यहां तक तो सही है, ये अपना इंडिपेंडेंट, लेकिन हमारा मीर जाफर एक ऐसा था जो पूरे वंश को ही, हमारा मुगल जो मुर्शीद कुली खां का द्वारा हमारा बंगाल को इंडिपेंडेंट किया गया था, यही जो हमारा शासक था कौन? मीर जाफर, जो अंग्रेजों के यानी ब्रिटिश के कंट्रोल में धीरे धीरे होता चला गया यहीं से। यानी हमारा सिराजुद्दौला को जो हमारे युद्ध में हराया गया, तो मीर जाफर किसके साथ मिला होता? ब्रिटिश। यानी इसके बाद एक नया इतिहास दौर का स्टार्ट हो गया। और मीर कासिम, जो इसके समय आप पढ़ोगे, मीर कासिम के समय द बैटल ऑफ, ध्यान रखिए, बैटल ऑफ बक्सर, याद रहेगा ना, ये 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ था। तो हम लोग यहां पर देखेंगे आखिर बक्सर का युद्ध क्या होता है। फिर इसके बाद हम सभी जानेंगे मीर जाफर, ये कौन सा बाबू हो जाएगा? देखिए मीर जाफर, फिर मीर जाफर, आखिर रीजन क्या था वहां पर देखेंगे। नज्मुद्दौला हो गया, सैफुद्दौला हो गया, मुबारकुद्दौला हो गया। और इस प्रकार 1775 के बाद ये पूरी तरह से किसके कंट्रोल में चला गया? ब्रिटिश के। एक्चुअली में ब्रिटिश के कंट्रोल में ये आपका चला गया था, मीर जाफर के समय ही चला गया था, ध्यान रखना, ओके। इस तरह से हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग यहां पर देख लिए, तो आपका है यहां से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना है कौन कौन सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है अलीवर्दी खां से क्वेश्चन एराइज हो जाता है। इन दोनों के बीच में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, गिरिया का युद्ध हुआ, ओके। सिराज के समय पलासी वार चलेंगे, ओके। यहां देखना मीर जाफर, ये ब्रिटिश का सबसे बड़ा, ब्रिटिश का ये चापलूस था जो ब्रिटिश के अंतर्गत के, ब्रिटिश के कारण ही गद्दी पर बैठा। और मीर कासिम के समय द बैटल ऑफ बक्सर होता है जो हमारा ये गंगा नदी के किनारे है। और मीर जाफर, नज्मुद्दौला, ये यानी ये इससे एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन एराइज हो जाता है, तो कौन सा, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्या करना है, मुर्शीद कुली, फिर आपका सुजाउद्दीन हटाइए। इसके बाद है सरफराज अलीवर्दी का युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, सिराजुद्दौला के बारे में, मीर कासिम के बारे में। बस 3 या 4 टॉपिक हमको डिटेल से स्टडी करना है और इसको अपने टॉपिक से हटा देना है। सिर्फ हम लोग देख लेना है कि अंतिम नवाब कौन था, मुबारकुद्दौला, ये हो जाएगा ना। अब हम लोग इसी टॉपिक को अगला सेक्शन में आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या हम लोग को स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल।
बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस प्रकार हुआ, हम लोग ये जब जानते हैं तो हम लोग यहां देखते हैं कि बंगाल का आखिर इंपॉर्टेंस क्या था। ओके, यानी बंगाल में हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बंगाल, बंगाल का महत्व क्या था, यहां पर जब देखते हैं तो एक फिगर आता है। देखिए ये आपका बंगाल का हो गया। जब हम लोग देखते हैं बाबू ये बंगाल में, ओके, ये आपका हो गया। ये उस समय का फिगर है, कब की बातें करते हैं देखिएगा, यानी हमारा 1700 के समय के आपका है। ये आपका है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, ध्यान रखना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं ये उड़ीसा, तो उस समय ORIX है ऐसे लिखा जाता था। ओके, उड़ीसा हो गया। तो यहां पर आपका है ये बंगाल हो गया। तो बंगाल, ये बंगाल आपका है, बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल के किनारे होने के कारण, क्लियर। और ऊपर से यहां से एक देख रहे हो ना, एक रिवर है जिससे हम लोग कहते हैं गंगा, क्या कहेंगे, गंगा नदी होती है। तो गंगा नदी हो गया, कई और छोटी छोटी नदी के कारण है ये बंगाल बहुत ही उपजाऊ, ओके, यानी आपका एग्रीकल्चर के लिए काफी फेमस जगह था, क्लियर। तो यहाँ की जमीन, यहाँ की जो सॉइल होता है ना, उसमें सबसे अधिक है, जूट पर्सन का भी आपका हो जाता था। ओके, तो ये ध्यान रखना। इस प्रकार हम सभी यहां से स्टडी करते हैं। तो बंगाल इंपॉर्टेंस क्यों था कि उपजाऊ था। यदि एक और भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन एराइज हुआ है, ये जो बंगाल, तो बंगाल के अंतर्गत ही हम लोग है यहाँ पर बिहार भी स्टडी करते हैं और ये बंगाल भी स्टडी करते हैं। तो ये जो बंगाल जो रहेगा ना, तो चलिए, लेकिन बिहार से सबसे अधिक उस समय आपका ब्रिटिश जो हमारा उत्पादन है, यानी हमारा प्रोडक्शन करते थे, वो आपका अफीम का था। किसका था, ध्यान रखिए, क्वेश्चन आया हुआ कि ब्रिटिश ने सबसे अधिक अफीम का व्यापार कहां से भारत में प्रारंभ किया था, तो बिहार। क्या हो जाएगा बाबू, बिहार हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारा रहेगा, तो आप सभी देखें कि नदी के किनारे होने के कारण ही एग्रीकल्चर सेक्टर था। इसी प्रकार वो ब्रिटिश नहीं चाहते थे क्योंकि हमारे ये चुंगल से बाहर निकले, और इसीलिए वहां से एग्रीकल्चर टैक्स भी स्टार्ट हो गया, यानी हमारे फार्मर्स जो थे, किसान थे, उनसे टैक्स लिया जाने लगा। ओके, तो इस प्रकार उनका इनकम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो अब हम लोग बाद अभी स्टडी करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, आखिर ब्रिटिश जब हमारा ट्रेड करने आए थे तो क्या कारण था कि यहाँ से वो आपका भारतीय लोगों से टैक्स लेने लगे। यानी कहीं ना कहीं सेंट्रल तो वीक था ही था, तो सेंट्रल का वीक होने का फायदा उठाया और अनेक प्रकार के अपना हमारा वो फरमान भी जारी करवा लेते हैं अपने सपोर्ट में। ओके, तो सेकंड बाबू आपका हो गया नौ पर नेविगेशन की हम बातें करते हैं। नेविगेशन के आधार पर जब स्टडी करते हैं तो ये देखिए नदी, तो यहां से आपको नदी के यानी बे ऑफ बंगाल के माध्यम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करना इनके लिए काफी इजी था, और यहाँ सोल्जर्स भी आ जाते थे वो हमारे इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए। ये हो जाएगा ना। फिर हम सभी ने यहां देख लिएगा नो चैलेंज ऑफ रिलीजियंस पर, यानी बंगाल ऑटोमेटिक है। ध्यान के मीर जाफर के बाद बंगाल में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जो ब्रिटिश को चैलेंज करे, और जितने भी बंगाल के नियरेस्ट में आपका था, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सभी किसके कंट्रोल में आ गए थे, बंगाल के कंट्रोल में आ गए। ओके, तो इस प्रकार बंगाल एक कमजोर शक्ति हो गया और यहां से ब्रिटिश अपना राज्य की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया। और फोर्थ चलते हैं समुद्री व्यापार, यानी सी ट्रेड क्लॉथिंग, यानी यहां से देखिएगा इस प्रकार जब हम लोग पढ़ते हैं तो बंगाल किस प्रकार यूज होता था ब्रिटिश के द्वारा। सबसे पहला हमारा एक मान लीजिए यहां से इंडिया हो गया। जब इंडिया हो गया और यहां पर आपका है एक प्लेस है जिसको हम लोग कहते हैं, मानकर चलिए ये बनारस। ये कौन सा प्लेस हो गया, बनारस हो गया। ओके, ये बनारस हो गया, ध्यान रखिए ये बनारस हो गया, क्लियर है ना। यहां से ये आपका है, यहां से एक रिवर आ रही है जिसको हम लोग है गंगा नदी के, ये कौन सा रिवर हो गया, गंगा हो गया। ओके, ये गंगा रिवर हो गया। तो बनारस उस समय, ये जो बनारस था ना उस समय, यानी एंशियंट हिस्ट्री के समय ये काफी फेमस था। दो चीज का ट्रेड होता था, एक सिल्क का, ओके, यानी क्लॉथ का, और एक दूसरा होता था आपका हॉर्स का, घोड़े का व्यापार होता था। तो सिल्क यानी क्लॉथ्स के कारण वो क्या करते थे, इस रूट से यानी हमारा शिप के माध्यम से यहां से जो कपड़े होते थे वो डायरेक्ट बंगाल आता था और बंगाल से बाहर चला जाता था।
ओके, इसी प्रकार इसीलिए कारण कहा जाता है कि सबसे पहला हमारा ब्रिटिश का फोकस किधर गया, तो बंगाल पर गया। क्लियर यहां से? अब हम लोग देख लिए कि ये किस प्रकार आखिर क्या रीजन था कि बंगाल को ही टारगेट बनाया गया, बंगाल का इंपॉर्टेंस क्या था। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब हम लोग है एक एक करके स्टडी जब करते हैं तो एक बंगाल के नवाब के बारे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये बंगाल का नवाब मुर्शिद कुर्ली खां, हम सभी ने यहीं पर डिस्कशन किया। मुर्शिद कुर्ली खां, यहां पर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहला एक टॉपिक देखिएगा। जैसे इस टॉपिक में हम लोग एनालिसिस किए तो हम ये चाहते हैं कि जो भी अभी टॉपिक आपको बताए एक बार उसको सिस्टमेटिक ढंग से देखिएगा, फिर इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हमारी क्लासेस यहां तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में आपका है इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आप इसको लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारी कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होती है। जैसे हमारी क्लासेस से आपकी कॉन्फिडेंस आपका टॉपिक में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हम भी चाहते हैं कि आप देखिए हमारे वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट्स जरूर कीजिए। ओके, थैंक्स।